वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 205 है। यूपी पीसीएस के लिए हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर, और उसमें भी जो स्टेट में राज्यपाल वाला सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट होता है स्टेट पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? 201, 156, 233 से इनमें से कोई नहीं। देखिए, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है अनुच्छेद 201 के तहत। तो राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना अनुच्छेद 201 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 233 में क्या है? राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनकी नियुक्ति करेंगे राज्य के राज्यपाल। और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन है? तो गवर्नर ही होता है राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप पर क्या फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, संविधान का जो आर्टिकल है वो है 154 का ए। इसके अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कराएगा। तो यही चीज अगर सेंट्रल में देखें तो राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उसके निर्वाचन के लिए संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। बिल्कुल कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। और अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण कराता है? कौन कराता है? देखिए, उस स्टेट का जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उस स्टेट के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो कराएंगे। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उस स्टेट के हाई कोर्ट का वरिष्ठतम या ज्येष्ठतम जज। तो अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के। ठीक है, उसी के प्रसाद पहनता है। तो अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पहनकर अपना पद धारण करता है। इस प्रकार एक और तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है और दूसरी ओर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, यानी राष्ट्रपति के। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम राज्यपाल बनी थी? ये बहुत प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, डी ग्रुप से लेकर ए ग्रुप तक पूछा गया। इसका उत्तर है सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है, जिन्हें राज्यपाल का पद जो है मनोनीत किया गया और 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। राज्यपाल के वेतन भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि, केंद्र की संचित निधि, दोनों या इनमें से कोई नहीं। राज्य की संचित निधि से। तो राज्यपाल की परिलब्धियां, उनके भत्ते और उनके पद से संबंधित जो अन्य समस्त खर्चे हैं
वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? देखिए, साधारण विधेयक इंडिकेट कर दिया है। अगर धन विधेयक होता तो 14 दिन आंसर हो जाता। ठीक है, तो साधारण विधेयक के मामले में क्या है? 4 महीने यानी 120 दिन। तो संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से अलग यदि कोई साधारण विधेयक है तो उसे विधान परिषद पहली बार 3 महीने तक रोकेगी और विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने के पश्चात 1 माह और रोकेगी। टोटल 4 महीने हो गए। यही आंसर हो गया। अगर धन विधेयक की बात करें तो विधान परिषद 14 दिनों की अवधि तक ही रोक सकती है। ठीक है, उसके भीतर लौटाना होता है। संशोधन करे या बिना संशोधन करे मान्य तो उसका होगा नहीं, विधानसभा का ही मान्य होगा। यही चीज केंद्र में भी होती है, लोकसभा और राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 169 इंपॉर्टेंट है प्रश्न, अनुच्छेद 169। तो संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन के कुल सदस्य के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 संख्या से पारित कर दे। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कि विधान परिषद का विघटन करना है, कैसे होगा? राज्य विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को जो संसद है वो साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है। 10वां प्रश्न है, एक मंत्री है जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे कितने दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा? उसे 6 महीने के भीतर। कितने हो गए? 180 दिन। तो एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे 180 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर या अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल प्रकरण की जांच के लिए किस न्यायालय को संदर्भित करता है? राज्य सूचना आयुक्त को हटाना है सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर। प्रकरण कहाँ भेजेगा राज्यपाल? राज्य के हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में। तो कदाचार सिद्ध हो जाए किसी पर या वो असक्षम है, ठीक है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, राज्य का जो सूचना आयुक्त है तो उसको हटाने के लिए राज्यपाल प्रकरण की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को संदर्भित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? दिलचस्प प्रश्न है ये। ठीक है, देखिए, लोकसभा को और राज्य की विधानसभाओं को भंग किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। और जो राज्यसभा है ना तो इसको भंग किया जा सकता ना ही इसको समाप्त किया जा सकता, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। जो राज्य की विधान परिषदें हैं यानी आर्टिकल 169, इसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो डी है इसका आंसर। ऊपर एक एक्सप्लेनेशन था भी प्रश्न का। तो लोकसभा में राज्य विधानसभाओं को तो भंग किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता, और राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। जबकि राज्य विधान परिषदों को भंग नहीं किया जा सकता परंतु अनुच्छेद 169 के तहत इन्हें संसद द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है? किसके द्वारा? राज्य सरकार के मंत्री वेतन भत्ते मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राज्य का विधानसभा? डी है इसका आंसर। देखिए, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण जो है अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। उच्च न्यायालय यानी स्टेट का हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से? राज्य की समेकित निधि से, बिल्कुल। ठीक है, एक पेंशन वाला प्रश्न बड़ा पूछते हैं इसमें। ठीक है,
देखिए संविधान के अनुच्छेद 202(3) डी के अनुसार यानी घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि या समेकित निधि से दिए जाते हैं। अगर प्रश्न पूछ ले कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों की पेंशन कहाँ से दी जाती है, तो वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। इसको याद रखिएगा, राज्य मत लगा दीजिएगा यहाँ पर। कि सुप्रीम कोर्ट के पेंशन और वेतन भत्ते दोनों जो है भारत की संचित निधि से। तो संविधान के अनुच्छेद 112(3) डी के अनुसार उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। राज्य के राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए, देखिए इस तरह के प्रश्न भी पूछ जाते हैं एग्जाम में, पता ही नहीं चल रहा करना क्या, सही बताना है गलत बताना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चारों पढ़ने पड़ेंगे। राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 30 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधान सभा के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। ठीक है, तो इसमें जो इनकरेक्ट है वही आंसर होगा। राज्य के राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। किसी लाभ के पद पर ना हो करेक्ट है। संसद या विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ये भी सही है। 35 वर्ष की आयु है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो राज्य का राज्यपाल बनना है आपको, भारत का नागरिक होने चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी है तभी। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु। SPSC यानी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य का लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जैसे UPSC की सेंट्रल में राष्ट्रपति के द्वारा, तो स्टेट की राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, गवर्नर भी। सॉरी, देखिए राज्य लोक सेवा आयोग एक राज्य चयन संस्था है जो व्यक्तिगत राज्य सेवाओं की नियुक्ति और परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो गया। राज्यपाल राज्य के मुख्य कार्यकारी प्रमुख हैं, ऊपर पता चल गया आपको। राज्यपाल द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, कुछ किस किस की नियुक्तियां करते हैं वो? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के महाधिवक्ता यानी महाधिवक्ता हो गया एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी, राज्य चुनाव आयुक्त की, मंत्रिमंडल की, और प्रमुख शासन सचिव। एक हुआ था 7वां संवैधानिक संशोधन, किससे संबंधित है वो इनमें से बताइए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 करना, रियासतों के पूर्व शासकों को दी जाने वाली प्रिवी पर्श का उन्मूलन, या फिर अध्यादेशों को पारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाना, या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना। पहला ही है, ठीक है, 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना। तो 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को बढ़ावा दिया। और 7वां संवैधानिक संशोधन उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी प्रदान करता है। ठीक है, इसने 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उभयनिष्ठ उच्च न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया है। ठीक है, बाकी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई 15वें संविधान संशोधन के तहत। और रियासतों के पूर्व शासकों को दी जाने वाली प्रिवी पर्श का उन्मूलन 26वां संविधान संशोधन था। अध्यादेशों को पारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों को बढ़ाया गया था, वो 38वां संविधान संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है? यह अनुच्छेद 213 है, इसको याद रखिएगा हमेशा। तो संविधान का अनुच्छेद 213 राज्य की राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है जब, कब करता है? राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदन सत्र में ना हो, इस चीज को याद रखिएगा। उसके द्वारा जारी अध्यादेश में कानून के समान बल होगा। और राज्यपाल के पास किसी भी समय अध्यादेश वापस करने की शक्ति होती है, वापस लेने की शक्ति होती है। और राज्यपाल को अध्यादेशों की घोषणा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? देखिए, पहला है, यदि किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पिछली मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित है
यदि वह किसी भी अध्यादेश को, वह कौन, राज्यपाल, लागू करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है। और राज्यपाल द्वारा जारी किया गया एक अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुनर्मूल्यांकन के 6 सप्ताह के बाद तक परिचालन में रहना बंद कर देता है जब तक कि पहले मंजूरी नहीं दी गई हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, वह राज्य विधायिका का एक हिस्सा है, वह मृत्युदंड को माफ कर सकता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता। राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति वो तो राष्ट्रपति करते हैं, तो नहीं कर सकता, सही है। उनके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं, बिल्कुल राष्ट्रपति के पास हैं। राज्य विधायिका का हिस्सा हैं, बिल्कुल हैं। मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते वो, ठीक है, माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। तो राज्यपाल अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधायिका का हिस्सा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासित किया जाता है, तो डी वाला भी सही है। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति जैसी आपातकालीन शक्तियां नहीं होती, तो सी अभी में जो भी है वो सही है। बाकी अनुच्छेद 161 की बात करें तो राज्यपालों को क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 161, ठीक है। लेकिन राज्यपाल के पास मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार नहीं है, शक्ति नहीं है, वो शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। तो क्या क्या कर सकते हैं राज्य के राज्यपाल। किसी राज्य के राज्यपाल के पास क्षमादान, प्रतिकार, राहत या सजा देने के अधिकार, या किसी भी अपराधी के दोषी व्यक्ति को, किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति को किसी भी कानून से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को निलंबित करने, हटाने या परिवर्तित करने का अधिकार है, किंतु मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। तो 20 प्रश्न थे ये पॉलिटी के, और ये गवर्नर वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है स्टेट पीसीएस के लिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में ही मिलेगा। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।